सरकार का ये कहना है कई सारे लोग जो है भूमाफिया लोग जो है वो वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि वक्फ का रेगुलेशन जो हो वो सही तरीके से हो, तो इसके अंदर क्या बुराई है भाई? तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है? इसका मतलब कि आप जुडिशरी में ताला लगा देंगे या जुडिशरी में अपने सरकारी आदमी बिठा देंगे? सरकार का मास्टर स्ट्रोक लगता है मुझे ये वक्फ बायूस। देखिए साहब, मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते आप, इसको मास्टर स्ट्रोक ना कहिए, ये कहिए कि ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर डायरेक्टली हमला है। मेरा ये मानना है, अब मुझे ये बताइए कि सालों से तो वक्फ बोर्ड थी, जन कब से बनी, अंग्रेजों के वक्त से बनी। जी, जी। तो उसने मुसलमानों के लिए करा ही क्या है? जो मुसलमान उसके लिए लड़े, उसके लिए प्रोटेस्ट करे, वो क्यों करेगा प्रोटेस्ट? देखिए, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, ये दौलत, ये पैसा, ये ताकत, ये हिम्मत। अब अल्लाह की प्रॉपर्टीज को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा क्या? अब बताइए कि अब जब फैसला कलेक्टर करेगा तो क्या वो सरकार के खिलाफ जाएगा? ये क्योंकि वो तो राज्य सरकार दबे में, उनको ट्रांसफर का डर है। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों के अंदर पास हो चुका है। अब मुसलमान जो है इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं कि आखिरकार ये पास हो चुका है तो क्या वाकई में जिस तरीके से बताया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के जरिए, क्या हमारी ज़मीनों को छीन लिया जाएगा? क्या मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा? या कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा? या फिर एक पक्ष जो ये कह रहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो मुसलमानों के भलाई के लिए लाया गया है और इससे मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हालातों को सुधारा जाएगा, इस तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक एक आम मुसलमान इसके बारे में सही जानकारी हासिल नहीं करेगा तब तक उसको खुद को इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़े भी कौम परस्त हैं या फिर समाज परस्त हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी नहीं है या फिर इसके इम्पैक्ट के बारे में कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मुसलमानों के ऊपर पड़ेगा या फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुसलमानों के ऊपर पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो शायद आप किसी को इसके बारे में जवाब भी ना दे सकें। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम वक्फ संशोधन बिल 2025 जो पास हो चुका है और जिसके लिए मुसलमान इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको नाकामयाब बनाने के लिए, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमें ये सही लगा। क्योंकि हर बार जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, इसके लिए इस बार भी हम डिस्कस करने के लिए आए हैं जनाब इमरान खोकर साहब के पास। उसकी वजह यह है कि शायद जब हम आपस में दोनों लोग डिस्कस करेंगे तो उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और हमें बेसिक क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, पहले तो स्वागत करूंगा अपनी वीडियो के अंदर जनाब इमरान खोकर साहब का। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके पास आ चुके हैं कुछ सवालों के साथ, क्योंकि आप जो है बड़े अच्छे सवालों के जवाब हमें देते हैं। आपके जो जवाब होते हैं वो जनता समझती है, उनको पसंद आते हैं और हमें भी पसंद आते हैं, इसलिए आज हम आपके पास में आए हैं। शुक्रिया सर। सबसे बड़ा मसला ये है आज की कंडीशन में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। अब इसमें जो है कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है मुसलमानों के भले के लिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो बिल है मुसलमानों से उनकी ज़मीनों को छीन लेगा, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ देगा और मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे इस बिल के पास होने के बाद। तो पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि एक इस बिल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा सलाम पेश करूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वक्फ। वक्फ है क्या? वक्फ का मायना वो होता है कि आपके द्वारा आपकी निजी संपत्ति में से राह खुदा में लोगों की भलाई के लिए और रिलीजियस कामों के लिए, यानी चैरिटी एंड रिलीजियस कामों के लिए अपनी संपत्ति को दान करना, ये वक्फ होता है। ठीक है। उस वक्फ का केयरटेकर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे मुतवल्ली कहा जाता है। जी। वो वक्फ की संपत्ति से जो भी आय अर्जित होती है, जो भी इनकम आती है, वो पब्लिक चैरिटी के लिए लगती है और रिलीजियस कामों के लिए लगती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मिसकंसेप्शन कई जगह सबकी आईटी सेल द्वारा या दूसरे जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स द्वारा फैलाया जाता है कि वक्फ जो होता है वो हर किसी की संपत्ति पे क्लेम कर सकता है, हर किसी की संपत्ति छीन सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन दूर करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, मैं आपके बिल वाले मामले पे आता हूँ। स्टार्टिंग हुई अंग्रेजों से 1995 में अमेंडमेंट हुआ। 95 में 2013 के अंदर इसके अंदर लास्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। किसी ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन बनाने का, हमारे ट्रस्ट बनाने का, उनके अंदर रूल्स रेगुलेशन बनाने का, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का, ये पावर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जितने राइट्स हैं, ये उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। घुसपैठ करने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्टली वाया वक्फ बिल को एक नया अमेंडमेंट लेकर आए और उसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि साहब आपकी जो वक्फ बोर्ड होगा उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स रहेंगे। भाई हम नहीं चाहते ना कि आप हमारे रिलीजियस मैटर्स के अंदर आप किसी दूसरे को आप इन्वॉल्व करें। जैसे हम किसी के दूसरे रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट अदर पर्सन टू इंटरफेयर इन माय रिलीजियस एक्टिविटीज। तीसरी चीज ये है कि ये वक्फ बिल अगर लाया गया तो मुसलमानों से क्या इन्होंने बैठ के कॉन्वर्सेशन किया? क्या मुसलमानों से बैठकर इन लोगों ने चर्चा की, जेपीसी बनाई? वो जो विपक्ष ने जिस भी तरीके का एक विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद जेपीसी बनी, बट उस जेपीसी के ओपिनियंस को नहीं माना गया। उस जेपीसी के अंदर कई तरीके के सुझाव दिए गए थे, उसे नहीं माना गया। तो ये कुल मिलाकर तानाशाही वाला रवैया है और इनका मकसद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करना है, उनकी दरगाहों को टारगेट करना है, उनकी खानकाहों को टारगेट करना है, या वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडरटेकन में लाना, ये इनका मकसद है। सरकार का ये कहना है कि इतने सालों से वक्फ बिल जो वक्फ था, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, तो इसके अंदर काफी करप्शन हो चुका था। कई सारे लोग जो है भूमाफिया लोग जो है वो वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए। हम ये चाहते हैं कि वक्फ का रेगुलेशन जो हो वो सही तरीके से हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये लोग ये चाहते हैं कि जो करप्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, है ना, और अच्छे से इस वक्फ का जो हो वो काम हो सके। तो इसके अंदर क्या बुराई है भाई जब वक्फ के लिए? देखिए, अब आपको लगता है कि हर एक मुद्दे के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की किस सरकारी संस्था में नहीं है? अभी आपने देखा होगा एक जस्टिस वर्मा के पास दिल्ली हाई कोर्ट के पास 15 करोड़ रुपए कैश, उनके घर आग लग गई तो मिले। तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है? इसका मतलब क्या आप जुडिशरी में ताला लगा देंगे या जुडिशरी में अपने सरकारी आदमी बिठा देंगे? सही बात। क्या जितने भी एमएलए, विधायक या जितने भी सांसद या मिनिस्टर जो पकड़ा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ ईडी की रेड पड़ रही है या अपने इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, क्या भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है? आप इन सारी जगहों पर ताले लगा देंगे क्या? अगर मान के चलिए कि कहीं वक्त पर इरेगुलरिटीज हैं, कुछ ऐसे काम चल रहे हैं जो कि गलत हैं, तो आपके पास संस्थाएं थी उन गलत कामों को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल, पिछले 15 सालों से हिंदुस्तान के तकरीबन 14-15 स्टेट्स के अंदर वक्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर ही वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। तो पिछले 15 सालों से जो भ्रष्टाचार अगर हो रहा था, तो बीजेपी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन, क्योंकि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वो आपका प्यादा बैठा होगा, नीचे वक्फ बोर्ड की जिला कमेटियों में आपके प्यादे बैठे होंगे, अंजुमनों के अंदर आपके प्यादे बैठे होंगे, अल्पसंख्यकों की जो कमेटियां बनी होगी उनके आपके प्यादे बैठे होंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। सही बात। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि इन जगहों पर भ्रष्टाचार था, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। सही बात, सही है। तो अब दूसरी चीज ये होती है, सबसे बड़ा जो मसला है वक्फ संशोधन बिल में, जिसके लिए काफी ज्यादा बोला जा रहा है, वो ये है कि वक्फ बाय यूसेज। वक्फ बाय यूसेज को बीजेपी सरकार ने इस बिल के अंदर खत्म कर दिया। अब इससे नुकसान क्या होगा? दिल्ली सल्तनत से स्टार्टिंग हुई थी वक्फ की। मोइजुद्दीन करके कोई जो बादशाह थे उस टाइम, मुल्तान के अंदर उन्होंने जामा मस्जिद की जमीन 2 गांवों को वक्फ किया था उस टाइम। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कई सारी जमीनें हैं उस टाइम से अभी तक वक्फ हो रही हैं। कई सारी पुरानी जमीनें हैं जो सिर्फ इसलिए वक्फ हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट के लिए, वो जो वक्फ बाय यूसेज है उसकी वजह से वो सारी जो जमीनें हैं वो वक्फ बाय यूसेज के अंदर में आती है। जैसे कि असदुद्दीन अवैसी ने बोला, उत्तर प्रदेश के अंदर शायद 1,21,000 के समथिंग उन्होंने आंकड़ा बताया। 1,21,000 जो जमीनें हैं वो जो है वो टोटल वक्फ है, ठीक है, लेकिन उनमें से 1,12,000 जो है वो वक्फ बाय यूसेज है। मतलब सिर्फ इसलिए वक्फ है क्योंकि उनका यूसेज सालों से मस्जिदों की तरह, कब्रस्तानों की तरह हो रहा है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली एक आम इंसान को वक्फ बाय यूजेस का टिपिकल पॉइंट इस मुद्दे पे समझाना पड़ेगा कि जो जगह जिस रिलीजियस एक्टिविटी के लिए काम आ रही है वो जगह ऑटोमेटिकली वक्फ में उस ही रिलीजियस एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड होगी। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि कोई पुरानी 400 साल पुरानी मस्जिद है, कोई 300 साल पुरानी दरगाह है, कोई 200 साल पुरानी खानकाह है। तब ना तो भारत सरकार थी, ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना जुडिशरी थी, ना वक्फ बोर्ड्स थे। तो वो संस्थाएं पिछले 200, 300, 400 सालों से अगर मस्जिद बनी हुई है
तो वो मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद रही। अब ये वक्फा यूजेस के लाने का इनका मकसद ये है कि वो मस्जिद के पहले आपको कागज दिखाने होंगे। अब आप समझिए कि 300 साल पुरानी मस्जिद का कोई आदमी आज के करंट कंडीशन में कागज कैसे ले आएगा? सही बात। और 300 साल पुरानी दरगाह, 200 साल पुरानी दरगाह, जो सुल्तानों ने, जो भी हमारे उस वक्त के राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने जो चीजें डोनेट की थी, अब ना तो उस वक्त कागज चलते थे, ताम्र पत्र कुछ लोगों के पास हुआ करते थे, बट पीढ़ी दर पीढ़ी कई चीजें क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सही बात। वो आप उनका कहीं ना कहीं उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं। सही। तो इट डजंट मीन कि वो चीज वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी कोई 200 साल पुरानी मस्जिद है, कल से कलेक्टर साहब आकर कह देंगे रतलाम के या कहीं कर भी मामला होगा कि साहब ये आपकी मस्जिद आपकी नहीं, आप कागज दिखाओ। अब वो मस्जिद पिछले 200 सालों से 100 सालों से मस्जिद के तौर पे आ रही है, अब ये कह देंगे नहीं साहब ये तो सरकारी संपत्ति हो गई वक्फ बाय यूजेस के मामले में ही। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके रिलीजियस मैटर में घुसना है। सरकार का मास्टर स्ट्रोक लगता है मुझे ये वक्फ बाय यूसेज। देखिए साहब, मास्टर स्ट्रोक नहीं कह सकते आप इसको, मास्टर स्ट्रोक ना कहिए, ये कहिए कि ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर डायरेक्टली हमला है। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपनी संस्थाओं को मैं आप पे रिपीट कर रहा हूँ, संस्थाओं को बनाने की, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने की, उनको गवर्न करने की हमें परमिशन है, हमें आजादी है। तो आप क्यों इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप क्यों इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आप क्यों घुसपैठ कर रहे हैं हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर? जब हम आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं तो हम आप क्यों करना चाह रहे हैं? तो सरकार की मंशा पूरी तरीके से गलत है, सरकार के कंटेंट इस बिल के रिलेटेड वो सब गलत है। अब ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, यू हैव नंबर्स, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सही बात है। अब मसला ये भी है कि अब जैसे कि ये बिल है, अब इस बिल में ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी चीज़ें जो मुसलमानों के अंदर जो मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं वो भी फैलाए जा रहे हैं कि सालों से मुसलमानों के, मतलब इस वक्फ बोर्ड के लिए बोला जा रहा है बीजेपी सरकार के जरिए कि सालों से वक्फ बोर्ड काम कर रही है, सालों से काम कर रही है वक्फ बोर्ड। तो मुसलमान, अभी मेरा मानना है, मैं एक नॉर्मल मुसलमान हूँ, एक आम मुसलमान हूँ, मेरा ये मानना है, अब मुझे ये बताइए कि सालों से तो वक्फ बोर्ड थी, जो कब से बनी, अंग्रेजों के वक्त से बनी, तो उसने मुसलमानों के लिए कराई क्या है? जो मुसलमान उसके लिए लड़े, उसके लिए प्रोटेस्ट करे, वो क्यों करेगा प्रोटेस्ट? मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब हमारी देश की राजधानी अंग्रेजों के जमाने में से कोलकाता टू दिल्ली ट्रांसफर हुई, तब वक्फ की संपत्तियों को एक जगह यूनाइट किया गया, उनके लिए पहली बार एक बिल बना। दूसरी चीज ये थी कि वो जो संपत्ति आप जो कहना चाह रहे हैं मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट करे, भाई ये मस्जिद किसकी है? ये वक्फ का मतलब यही होता है कि आपकी चीज आप अल्लाह के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए दान कर दें, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए दान कर दें। ये चीज अल्लाह की है और अल्लाह की चीजों को आप और हम फॉर्म में वो नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा? देखिए अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, ये दौलत, ये पैसा, ये ताकत, ये हिम्मत, ये जर जोर, सब चीजें आपको अल्लाह ने दी। ये सांस ले रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। ये सारी चीजें अल्लाह ने आपको दे रखी है, आपके खूबसूरती, हुस्न जमाल, नेमत सब अल्लाह ने दी है। अब अल्लाह की प्रॉपर्टीज को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा क्या? तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, मुसलमानों की रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काम आ रही है। वरना वो लोग जो राजे महाराजे नवाब या जो बड़े, एक आम आदमी भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि राजे या महाराजा ही कोई के वक्फ कर रहे। एक आम आदमी अपनी चीज इसलिए वक्फ कर रहा है कि ये पब्लिक के काम आए। एक आम आदमी इसलिए चीज वक्फ कर रहा है कि रिलीजियस एक्टिविटीज के काम आए। तो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं एक परेशानी खड़ी करना चाह रहे हैं कि आप अच्छाई के काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार यही चाहती है कि आप अच्छाई के काम ना करें, तो इसी वजह से वो इस तरीके के नए नए बैरियर्स लेकर आती है। अब आप ले आए हैं, आपने वक्फ बिल पास कर दिया है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल हमें मर के अल्लाह को जवाब देना है कि जब तुम्हारी अल्लाह की जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण होता, आप क्या कर रहे थे? लेकिन विरोध प्रदर्शन का एक तरीका हो, डेमोक्रेटिक हो, नॉन वायलेंस हो और अच्छे तरीके से अपनी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस्तेमाल करते हुए, डेमोक्रेटिक राइट्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, ये आपका राइट है, आप कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको इसके लिए। एक सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया कि पहली चीज तो ये कि नॉन मुस्लिम उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। कई लोगों का ये कहना है कि भाई नॉन मुस्लिम आएगा तो सही रहेगा, कई लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे मामले में नॉन मुस्लिम्स का क्या काम। एक बात बताइए, जब हमारी संपत्ति है, हमारी मस्जिदें, हमारा कब्रिस्तान और सारी चीजें हमारी, नॉन मुस्लिम्स को आप अंदर घुसेड़ रहे हो, उसके अंदर डाल रहे हो। हालांकि दूसरी भी बोर्ड्स हैं,
जैसे कि हिंदू टेम्पल बोर्ड्स भी है, हम्म। तो उसके अंदर अगर किसी मुसलमान की एंट्री होगी तो शायद उनको भी आपत्ति हो जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा बिल्कुल। मसला है। देखिए क्या है कि हम एक दूसरे के रिलीजियस का सम्मान करते हैं, रिलीजन का सम्मान करते हैं, हम्म, रिलीजियस एक्टिविटीज का सम्मान करते हैं, रिचुअल्स का सम्मान करते हैं, फेथ का सम्मान करते हैं। लेकिन मान के चलिए कि मैं किसी दूसरे धर्म के सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ। हम्म, ठीक इसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मेरी रिलीजियस एक्टिविटीज को जब प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो मेरी रिलीजियस एक्टिविटीज को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे और गवर्नमेंट कर लेंगे। हम लोग सरकार से यही कहना था कि आप एक नए तरीके का बखेड़ा खड़ा ना कीजिए। हम्म, अगर वक्फ बोर्ड में कुछ गलतियां हैं हम्म, तो उसको सुधारने की आप कोशिश कीजिए, सही है। लेकिन उसके अंदर इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, जैसे दिल्ली की कुछ 123 अप्रोक्सीमेट संपत्तियां, बड़ी संपत्तियां हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती है। कर रही कई एएसआई की ऐसी मॉस्क है, मस्जिदें हैं जहां पर उन्होंने नमाज पे पाबंदी लगा रखी है सही और है। वहां पर से रेवेन्यू जनरेट जनरेट होगा। करती है टिकट्स देकर दिखाने के लिए मॉन्यूमेंट्स को। सही। तो सरकार का मंशा जो है पूरी तरीके से गलत है। कुल मिला के उनका यह मकसद है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दो, इनके खिलाफ बिल पे बिल ले आओ, इनको किसी भी तरीके से ह्यूमिलेट करते रहो, इनको अपनी बहुमत का आंकड़ा दिखाते रहो और डराते रहो ताकि ये धीरे 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 उस स्टेज पर पहुंच जाए उनके मुसलमानों को ये एहसास हो कि बस जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। हमारे पुरखे जो कि फ्रीडम फाइटर्स रहे हुए हैं, हमारे पुरखे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पुरखे जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, उनकी गोलियों का सामना किया, उनकी तोप का सामना किया, उनकी जेलों का सामना किया, इनको लगता है कि हम लोग डर के घर बैठ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेस्ट करेगा। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट चली है, चाहे वो जो भी अलग अलग जगहों से पिटिशंस दायर हुई है, हम लोग अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमें यकीन है कि हमें कानूनी लड़ाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। मैंने अभी आपकी बात से मुझे बीच में एक चीज याद आई, ये भी शायद प्रोटेस्ट क्योंकि चल ही रहे हैं रेगुलर जी। तो अभी ऐसा हुआ था कि कहीं पे शायद प्रोटेस्ट चल ही रहा था और किसी एक बीजेपी के नेता का बयान आया। बयान ये था कि जो है आप जो ये चीजें कर रहे हैं तो हमें टाइम नहीं लगेगा इसको जलियांवाला बाग बनाने संजय में। निरुपम ने कहा था वो। हाँ वो ये चीज कही थी, वो चीज तो मेरे को बुरी बात मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ इसी तरीके की कुछ बात की गई। देखिए ये गोडसेवादी जो मानसिकता है, जो हिंसा वाली मानसिकता है, वो इनमें कूट कूट के भरी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या उनके अलायंस जितने भी लोग हो, इनके अंदर हिंसा कूट कूट के भरी हुई है क्योंकि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं और हम बिलोंग करते हैं गांधी से। हमारी जो सोच है वो अहिंसक है, हमारी जो सोच है वो सत्याग्रह की है, हमारी जो सोच है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की है, हमारी जो सोच है वो अपनी बात को नॉन वायलेंस तरीके से कहने की है। तो ये तो ऐसे लोग अपने आप को समझ के चलिए कि पॉपुलर होने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो उनका मकसद यही है किसी तरीके से समाज में घृणा फैलाई जाए, समाज में नफरत बांटी जाए। और बीजेपी को वोट क्यों मिल रहा है? नफरत की बेस पर पूरी राजनीति टिकी हुई है। नफरत की बेस के ऊपर इनका पूरा राजनीतिक जितना भी ये घटनाक्रम चल रहा है, ये जो तैयार किया है बीजेपी ने, ये सब नफरत की बेस के ऊपर है। लेकिन हम लोगों को ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है, ऐसे लोगों को इनको साइडलाइन करना चाहिए। हमें तो उनकी बातों पे कतई ध्यान न दें। आर्थिक बहिष्कार वाला मामला हो, किसी भी दूसरे तरीके में हमें ध्यान नहीं देना। हमें तो एक दो बात पे ध्यान देना है। एक तो आपको एजुकेशन पे ध्यान देना है, दूसरा आपको जागरूक बनना है एजुकेशन के साथ साथ। एजुकेशन एक अलग चीज है और जागरूकता एक अलग चीज है। सही है। तो आपको तो अपनी चीजों पर, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, गांधी को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जितने भी संविधान ने आपको अधिकार दिए उनको पढ़िए और उनको अपने दैनिक जीवन के अंदर लाने की कोशिश कीजिए। और आप अपना एक मकसद स्ट्रेट फॉरवर्ड रख ले कि हमें किसी भी तरीके का कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके की गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है और आगे बढ़ना है। और आवाम कौम को साथ में लेकर धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह एक दौर वो आएगा जब ये तानाशाही खत्म होगी। हिटलर चला गया साहब, मुसोलिनी चले गए और उनके अलावा दुनिया के अंदर कई बादशाह, कई राजा, कई बड़े बड़े तानाशाह आया और वो खत्म हो गए। ये भी आज है, कल नहीं है। वो राज साहब का एक शेर है ना कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। ये कुर्सी आज उनकी है, कल किसी और की होगी। वो एक और शेर उसका, हमारे एक नाम मुझे शायर साहब का दिमाग में नहीं आ रहा है, कि जो एक शख्स यहाँ पर पहले से तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो जिनको आज ये लग रहा है कि इनकी कुर्सी कभी जाएगी नहीं, तो ये जनता है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इतने स्वास्थ्य का हालात खराब, एजुकेशन के मामले में हालात खराब, ये कहीं ना कहीं सब जनता को लगेगा। तभी तो ये 300 से डायरेक्ट 240
और हो सही सकता है आपके पास 140 और 100 के अंदर से मट जाए। सही बात। समय होगा, हर चीज होगी। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। आपने ये कहा कि नॉन मुस्लिम का जो पार्टिसिपेंट बीजेपी करवाना चाहती है जी वक्फ बोर्ड में, जी तो जब नॉन मुस्लिम तो बीजेपी ने पार्टिसिपेंट तो करवा दिया बिल के जरिए। अब हमारा ये कहना है, जब हम उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी ने जब वो खत्म किया उसके अंदर से एक मसला कि नॉन मुस्लिम जो है डोनेट भी नहीं कर सकता वक्फ, तो फिर आपको क्या आपत्ति है? जब आप पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं तो फिर वो क्यों डोनेट करेगा? सही है फिर बीजेपी उसकी जगह क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चीज चाहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग अलग कोनों में खड़े रहे, ये एक दूसरे से बात ना करे, ये एक दूसरे से संबंध ना रखे, ये एक दूसरे से प्रेम से ना रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सब लोग आपस में लड़ें, ताकि हमारा एक वोट बैंक सिक्योर रहे, डर की राजनीति और नफरत की राजनीति चलती रहे। उसी आधार पे जो आप कहना चल रहा है तो चलने दीजिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अब जो है कि जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, उसको कहीं न कहीं इसमें ख़त्म करने की बात की गई। ये बोला गया और उसके लिए भ्रम फैलाया गया मुसलमानों में और सारे लोगों में, हिंदुओं में भी भ्रम फैलाया गया जी कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो एक अलग से कोई संस्था है, जैसे और बताया ऐसा जाता है कि सरकार का कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। ये जो चाहता है वो करता है। ये किसी की भी गाँव को वक्फ बता देता है और फैसला भी खुद ही करता है और फिर लोगों को इसके पास जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कोई हिंदू की ज़मीन है या फिर उसके ऊपर वक्फ का क्लेम है कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो हिंदू नहीं जा सकता वहाँ पे, या उसी को सारी मेहनत करनी है ट्रिब्यूनल। अब तो ट्रिब्यूनल को इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कि ये कोई शरीयत के कानून से चल रहा हो। Aftab, there are some misconceptions about वक्फ प्रॉपर्टीज एंड इवन वक्फ एक्ट एंड इवन इन ऑन ट्रिब्यूनल। कुछ मिसकंसेप्शन है वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल क्या होता है? वक्फ ट्रिब्यूनल बोलिए। वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड जज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर होते हैं उनमें, और जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, उस स्टेट स्पॉन्सर्ड व्यक्ति को हम लोग तय नहीं करते हैं, राज्य सरकार तय करती है। वक्फ की संपत्ति बताने वाला सर्वेयर हम तय नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। हमारा तो कोई रोल ही नहीं है कि ये बताने के लिए कि ये संपत्ति मुसलमान की है या ये संपत्ति वक्फ की है। ये चीज क्लियर करना चाहिए कि ट्रिब्यूनल का मतलब ये नहीं होता कि वहां से मुसलमान बैठे और कह देंगे कि ये आज से ये चीज उनकी हो गई। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो कराने वाले कौन? कंप्लायंस कराने वाली गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट आज ये कहती है कि ये संपत्ति किसी वक्फ की है, तो वो गवर्नमेंट ने कुछ ना कागज देखे होंगे, सर्वे हुआ होगा, डॉक्यूमेंट सामने आए होंगे, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनकर ऊपर मिनिस्ट्री में गई होगी और फिर एक तय होने जाता है, डिसाइड होता है कि ये चीज वक्फ की है या नहीं है। इसमें मुसलमानों का क्या रोल है? तो ये तो एक डर फैलाया जा रहा है आईटी सेल द्वारा, ये डर फैलाया जा रहा है इनके द्वारा कि ट्रिब्यूनल एक ऐसा राक्षस हो गया कि जिसपे वो हाथ रख देगा वो राख हो जाएगा, वो वक्फ हो जाएगी, वो वक्फ का हो जाएगा। अपन एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था मैं। तो ये डर फैलाया जा रहा है, तो हमें इस डर को काउंटर करना है, हमें उन मिसकंसेप्शन को काउंटर करना है, जिसका मकसद ये है कि बताया जाए कि मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं, सॉरी जो दूसरों की संपत्तियां हैं, वो वक्फ बोर्ड खा जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें आपको फॉलो करना पड़ता है। अब नए एक्ट में कलेक्टर को पावर दे दिया गया। अब कलेक्टर को पावर दे दिया गया क्योंकि कलेक्टर जो होता है वो तो आपको पता है कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व होता है। अब मान लो कि कई सारे ऐसे विवाद है जिसमें डिस्प्यूट जो है वो सरकार और मुसलमानों के लिए। एग्जैक्टली। अब बताइए कि अब जब फैसला कलेक्टर करेगा तो क्या वो सरकार के खिलाफ जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपका ये कहना है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है उसके अंदर जो पहले ट्रिब्यूनल में तय होता था कि उसका टाइटल कौन लेगा, वो अब तय करेगा कलेक्टर। अब आपको ने बता ही दिया, कलेक्टर होता है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, उसको तनख्वाह राज्य सरकार देती है, उसको सुविधाएं राज्य सरकार देती है, उसको पावर राज्य सरकार देती है। इस व्यक्ति को इतनी सारी सुविधाएं पावर और सरकार देती है, मान के चलिए कल वक्फ का अगर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, लैंड को लेकर, किसी जगह को लेकर टाइटल का डिस्प्यूट रहा, तो हम लोग किस बेस पर उस डीएम का उस पर फेथ रहेगा कि ये जो है वो एक जस्ट और फेयर फैसला देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो तो राज्य सरकार दबे में, उनको ट्रांसफर का डर है, उनको डिमोशन का, प्रमोशन का लालच है, डिमोशन का डर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये यही तो कह रहा हूं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग ओवर योर रिलीजियस एक्टिविटीज, वही डीएम को लाया गया है। और मस्जिदों को बचाने की और गरीबों का भला करने के लोग वो भी बात कर रहे हैं, जो यूँ कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है
और काशी मथुरा बाकी। देखिए ये तो जो तो वो मसला ये है कि पहले ही इतनी मस्जिदों के ऊपर क्लेम ठोक चुके हैं, इतनी दरगाहों के ऊपर क्लेम ठोक चुके हैं, वो लोग मुसलमानों का भला करेंगे वक्फ के जरिए। देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जानकारी नहीं है, जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डायरेक्ट वॉयलेशन कर रहे हैं, जो लोगों ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने लोगों को एक रास्ता बनाने के लिए लगा रखा है, जुडिशरी में भी आपको कहीं ना कहीं बायस्ड और कम्युनल लोग मिलेंगे जिन्होंने ऐसे उटपटांग फैसले दिए हैं जिससे हमारा फेथ लोअर लेवल की यानी हाईकोर्ट लेवल की जुडिशरी में तो अब नहीं बचा है। स्पेशली एक एजुकेटेड बंदे को भी आज ये कहा जाए कि हायर कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो फेयर होते हैं, तो मैं जनरली नहीं मानता। अब मैं आपको उस मुद्दे पे लेकर आता हूँ जो आपका ये कहना है कि जिन लोगों को आपकी शरीयत से प्रॉब्लम है, जो लोग आपकी शरीयत का कहीं ना कहीं उसको तार तार करना चाहते हैं, वो लोग आपका कतई भला नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होता है कि इनको उनकी शरीयत से दूर करेंगे तो खुद ब खुद कमज़ोर होंगे। आपको और हमकी अब ये जवाबदारी बनती है कि हमारी मस्जिदों की जितनी कमेटीज़ हैं उनको पावरफुल किया जाए, उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर उनको लीगलाइज किया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, और जो भी मस्जिदें हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से लेकर वहाँ पर एक सिस्टम खोला जाए, एक लाइब्रेरी खोली जाए, पढ़ाया जाए, किताबों के करीब किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें रखी हों, इवन दूसरे मज़ाहिब की भी किताबें रखी हो, ताकि वो पढ़कर समझ सके इन चीज़ों को। अब हम बात करें जो आपने पॉइंट बताया कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम वक्फ के ज़रिए से उन लोगों का भला कर देंगे, तो आप मुसलमानों की जितनी भी स्कॉलरशिप को लगभग ख़त्म करके मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप उनके घर पे बुलडोजर चला के उनका भला कर रहे हैं, आप उनका आर्थिक बहिष्कार करके उनका भला कर रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं। मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से घोर सांप्रदायिक मानसिकता के साथ काम कर रही है, और उनके जो सबॉर्डिनेट मुख्यमंत्री हैं, जितने भी सीएम्स हैं, वो उनसे ज्यादा घोर सांप्रदायिक मानसिकता से काम कर रहे हैं। उनके मिनिस्टरों के आप बयान देख लीजिए, संसद के अंदर खड़े होकर दानिश अली को जो विदोड़ी ने कहा था, शब्द आप और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं कहा गया उनके खिलाफ। तो ये चाहते हैं, ये वो कहते हैं ना कि ये आंख पे हाथ लगा लिए हैं, कान पे हाथ लगा लिए, आंखें बंद कर ली है, जबान इन्होंने सिल ली है कि जितना मुसलमानों को गालियां दे सको गालियां दीजिए। इनके मंत्री बदतमीजियां करते हैं, इनके मंत्री बदकलामियां करते हैं, इनके विधायक हुए उटपटांग बयान देते हैं, चाहे वो होली के मुताल्लिक हो या किसी भी चीज के मुताल्लिक हो। तो हमको ये चीजें समझनी होगी कि ये सारा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये महसूस करने में, कहते ना कि वो एहसास कमतरी, कि आपको एहसास ही ना हो कि आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगा, आपको एहसास इस बात का लगे कि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, आपको ये एहसास कराना कि नहीं आप बस खामोश बैठे रहिए, जो हमने कह दिया वो आपको मानना है, ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मेरा ये मानना है, लास्ट चीज़ें ये है कि अब मुसलमान जो है, मुझे आप ये बताइए कि वाकई में इनसे काफ़ी नुकसान है वक्फ बोर्ड बिल से मुसलमानों को। अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, बेसिक एक छोटे लेवल पे बताइए, लोकल लेवल पे। देखिए लोकल लेवल पे मैं बहुत छोटे चीज़ पे आता हूँ। एक तो आपके जितने मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, खानकाह हैं, ट्रस्ट हैं, समाज है आपके, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए, नंबर एक। इनके लीगल रजिस्ट्रेशन, इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, और आप जानकारियों के साथ अपडेट रहिए। जो आप अपने सदर बनाए, या आपके जो अध्यक्ष हो, या आपके जो लोग भी समाज के कहते हैं ना सर्वे सर्वा हो, वो अपडेटेड लोग हों, वो हायर एजुकेटेड हो, वो टेक्नोलॉजी को समझते हों, और हाईटेक व्यक्ति हों, और शरीयत को भी समझते हों। इन सब का एक मजमुआ तैयार हो, और आप लोकल लेवल पर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा, चाहे वो समाज का हो, मस्जिद का हो, दरगाह का हो, ट्रस्ट का हो, इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपकी इमारत जो है वो बुलंद होगी। बिल को किसे रोकेंगे? बिल को रोकने के दो तरीके हैं। एक तो बिल को रोकने का तरीका कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कई तंजीमें गई हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप अपने जो बड़े हैं, चाहे वो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे वो देवबंद दारुल उलूम देवबंद हो, या हमारा बरेली शरीफ का हो, या नदवतुल उलूम हो, या और जितने भी जो मरकजी अल हदीस हो, या फिर जितने भी तंजीम मिल्ली काउंसिल हो, या जितनी भी तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, वो तंजीमें जब भी आपको कॉल करे आपके इस प्रोटेस्ट को करने के लिए, तो आप कानून के दायरे में रहकर कानून सम्मत तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से
अपनी बात सरकार को मनवाने के लिए मजबूर कीजिए, जैसे किसानों के काम में हुआ था। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, आखिरकार मोदी जी को कहना पड़ा मेरी तपस्या में कमी रह गई थी जो मैं बिल के बारे में किसानों को नहीं समझा पाया। तो ये कोशिश कीजिए कि जिस तरीके का वो समझा नहीं पाए थे, बिल वापस हुआ था, आप भी कोशिश कीजिए कि आप इस वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर रही आइए अपने बुजुर्गों के साथ में, और तरीके के साथ अपनी बात को रखिए, प्रोटेस्ट कीजिए और लड़िए इनके खिलाफ, ताकि कुछ समय बाद मोदी जी को फिर ये लगे कि इस वक्त बिल के मामले में मुसलमानों को नहीं समझा पाया तो मैं बिल वापस लेना चाहता हूँ, और इसकी मुखालिफत करते रहिए। अब जो लोग इसका खुला समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ स्टेट्स में बीजेपी सरकार है, वहाँ पे हर मस्जिद मतलब हर शहर के अंदर जो अंजुमन है या जो शहर के वक्फ बोर्ड से जो बने हुए हैं, वो लोग तो इसका खुला समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और वो तो हर चीज के अंदर इनका समर्थन करते हैं। एनआरसी CAA आया उसके वक्त भी इन्होंने समर्थन किया, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद वाला मैटर था उसके अंदर भी इन्होंने समर्थन किया। देखिए मेरा खुला चैलेंज है, इन लोगों को मेरा खुला चैलेंज है, आप आ जाइए पब्लिक में, इस वक्फ बोर्ड के, इस वक्फ बिल के, अमेंडमेंट बिल के आप 5 फायदे मुसलमानों को समझा दीजिए। ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको ये सत्ता, ये कुर्सी, ये मसनद उन्हीं बीजेपी के बड़े नेताओं के तलवे चाटने से मिला है, उन्हीं बड़े नेताओं के पैर दबाने से मिला है, उन्हीं बड़े नेताओं की जी हुजूरी करने से मिला है। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता अगर आपको किसी व्यक्ति के जी हुजूरी से मिले तो आप उनके खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ये राजनीतिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, इनको शरीयत से कोई मतलब नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों के साथ नुकसान हो ये घर बैठे रहते हैं, जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चढ़ता है ये घर बैठे रहते हैं, जब मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होता है ये घर बैठे होते हैं, जब मुसलमानों को सरेआम संसद से लेकर सड़क तक ये जो मंत्री, विधायक और सांसद गालियां बकते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं, उनके साथ बदकलामी करते हैं, जब ये लोग खामोश बैठे रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने नाम आपने गिनाए हैं ये लोग कभी इस बिल का विरोध कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सत्ता 5 मिनट में चली जाएगी। अब समर्थन अगर कर रहे हैं जाइए पब्लिक के बीच में, आप जाइए मस्जिदों पे जाकर मेंबरों पे खड़े होकर बताइए कि वक्फ बिल में अच्छाई क्या है, आपको जनता इतने जूते देगी कि आप याद रखोगे। नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो राजनीतिक प्यादे, राजनीतिक गुलाम है। आप इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ जाकर काम करेंगे, और ना बीजेपी के खिलाफ जाए, सच झूठ तो कहा जाए भाई, सही गलत तो कहा जाए। मर के कल अल्लाह के सामने खड़े होना है, मर के कल अल्लाह के सामने खड़े होना है, उनके सामने हाजिर होना है, तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना है। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आप समझिए कि आपको मर के जवाब देने हैं कि जब आपकी शरीयत लुटाई जा रही थी, जब आपकी शरीयत पे हमले हो रहे थे, जब आपकी शरीयत को तार तार करने की कोशिश की जा रही, तो आप अपने घर में बैठे हुए थे, और घर में बैठना तो दूर, आप जालिम का साथ दे रहे थे, और जालिम का साथ देने वाला बड़ा जालिम होता है। इनको आज नहीं तो कल इस बात का एहसास होगा। इनके लिए मुनाफिक का टेक कैसा रहेगा? देखिए, मैं मुनाफिक का मसला थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सही को सही, गलत को गलत कीजिए। कौम को सुनिए अभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कौम को ये पता है, ये बात शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगी जो बिल्कुल ही इन चीजों से अनजान है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि यार ये लोग तो समर्थन कर रहे हैं। अब जबकि पता है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है ऑल ओवर ज्यादातर मुसलमान, मैक्सिमम मुसलमान ये मानते हैं, इस बात पे कायम है कि यार ये हमारा नुकसान करने के लिए आया, फायदा करने के लिए आया नहीं आया, लेकिन ये लोग समर्थन कर रहे हैं। तो अब कौम को इनका समर्थन करना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए? समर्थन नहीं करना चाहिए, कौम को इनका बायकॉट करना चाहिए कि जो हमारी शरीयत के खिलाफ है आप उसका साथ दे रहे हैं, हमें आपके ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी मस्जिदों के खिलाफ है, जो हमारी दरगाहों के खिलाफ है, जो हमारी खानकाहों के खिलाफ है, जो हमारे मुसलमानों के बड़े बड़े इदारों के खिलाफ है, जो कौम का अच्छा और मेहनत का काम कर रहे हैं, उनके आप खिलाफ हो, तो हम आपका ना तो सपोर्ट कर सकते हैं ना आपका साथ दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए, और ओपन बाइकआउट होना चाहिए। जब आप जालिम के साथ खड़े हैं, जिन्होंने मुसलमानों, जिनके हाथों पे मुसलमानों का खून रंगा हुआ है, आप उनके साथ खड़े हैं। जिन्हों के हाथों पे मुसलमानों की मस्जिदों के मलबे लगे हुए हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं। जिनके हाथों में मुसलमानों की गर्दनें हैं, आप उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये तो आपको जवाब देना है, आपका ईमान कहाँ बचा? जालिम का साथ देना बड़ा जालिम कहलाता है इंसान। सही है। तो आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होगी, और जैसे कि इन्होंने कहा कि बाइकआउट करना चाहिए हमें उन लोगों का जो मुसलमान होते हुए हमारे साथ नहीं है और गैरों के साथ है, हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बाइकआउट करना चाहिए। इसलिए हमारे पेज पे द मुस्लिम पे हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, #बाइकआउट मुनाफिकीन। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के करीब जब आप जाएंगे, आपके ज़ाती मफाद के लिए आप इनके लिए करीब जाएंगे, हो सकता है ये आपका काम कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के तलबे चाट रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो काम ही जाएंगे। लेकिन जब मामला आपके मजहब का होगा तो ये आपके काम किसी भी काम नहीं आएंगे।
हमारा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड के लिए या जो इस बिल के लिए हमने जो बात की है, इंशाल्लाह ताला आपके समझ में ज़रूर आई होगी। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप जो है हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरीके की डिस्कशन करते रहें। डिस्कशन से फ़ायदा ये होता है, आज कई सारी चीज़ें मुझे इनसे सीखने को मिली है। कई सारे सवालात जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो सवाल दिमाग के अंदर होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ें और इस वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट बिल जो ये आया है, इसका आप खुला विरोध करें, क्योंकि ये मुसलमानों के भले के लिए नहीं आया है, बल्कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए आया है। और ये इसके अंदर कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो खुलेआम स्टेजों पे चढ़कर हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, इस तरीके से कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा। और बिल पास होने के पहले भी आपको ये बातें पता है कि किस तरीके से मस्जिदों को छीनने की प्रोसेस बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए द मुस्लिम को अभी सब्सक्राइब करें।